I never thought that it is of so much importance, not only in pregnancy, but also in the development of a fetus, a person, what we are at later stages in life, and also as a nation. How much important nutrition is. So I want to talk to you about this important topic so that you register that nutrition is pregnancy is the foundation stone of our nations. And if our nation is not progressing properly and we do not have people with good IQ, a very much relation is there of the nutrition in pregnancy, which we generally हम बात करते हैं फर्स्ट 1000 days. आपने बहुत सुना होगा 1000 days ऑफ पर्सन's लाइफ. ये जो पहले 1000 days हैं, these are the most, जिसे कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये आपकी पर्सनालिटी के, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं आपकी जिंदगी के. तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टार्ट होती है, फर्स्ट 1000 day का स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी से. ये जो फर्स्ट 270 days ऑफ प्रेगनेंसी है, ये उस फाउंडेशन स्टोन का पार्ट है. आपकी बच्चा पेट में कैसे नशोनुमा पाता है, क्या उसको न्यूट्रिशन मिलती है, कितना स्ट्रेसफुल लेता है, कितनी उसकी पर्सनैलिटी, उसको माँ की रिलैक्सेशन मिलती है, मेंटल हेल्थ माँ की कैसी है, इट ऑल डिटर्मिन्स हर और हिज पर्सनैलिटी. सिमिलरली प्रेगनेंसी के फर्स्ट ईयर की जो न्यूट्रिशन है उसकी उसकी सेकेंड ईयर की न्यूट्रिशन, ये फर्स्ट 1000 days उसकी बिल्डिंग ब्लॉक उसकी लाइफ का. अब आप अगर इन बच्चों के दौरान बच्चे मैल हैं, जो कि हमारी मुल्क की दायरे पॉवर्टी के अलावा प्रेफरेंस फॉर गिविंग खाना ही इस स्टेज पे तो प्रेफरेंस खाने की माँ को है ही नहीं कि ज़ाहिर जी मजदूरी करनी है तो उसको खिला दी जाएंगी और माँ को कम दी जाएगी ऑब्वियसली. और फर्स्ट ईयर वाली जहाँ तक बात है, फर्स्ट और सेकंड ईयर वाली, उसमें वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कराई नहीं जाती, गाय का दूध पानी मिला के दिया जाता है और प्रोटीन दिया नहीं जाता क्योंकि महंगा है, ज़ाहिर दालें गोश्त अंडे महंगे हैं, तो आपको सस्ती चीज़ें दे दी जाती हैं, सूजी की खीर और ऐसी चीज़ें जो कि अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स तो पूरे करती हैं लेकिन प्रोटीन पूरे नहीं करती. और इसी तरह एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी इतना करती है तो बच्चे एनेमिक होते हैं. और सेकेंड ईयर में भी सेम सिचुएशन चलती है. तो अल्टीमेटली ये फर्स्ट 1000 days जो हमारी जिंदगी के हैं, हम सबकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तो एज ए नेशन हम मैल नरिश नेशन अपब्रिंग कर रहे हैं. और वो जो मैल नरिश नेशन है वो आप ये देखिए कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री में सिर्फ वो चाइल्डहुड तक मैल नरिशमेंट नहीं है, उनको दे आर अनएबल टू फाइट इन्फेक्शंस, इसलिए हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है. हम अनएबल टू फाइट, हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है बच्चों का. और वो जो बच्चे हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अगर उनको न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी ही नहीं मिल रही तो ये उनकी सब ऑप्टिमल चाइल्डहुड की डेवलपमेंट की बुनियाद रख देती है. और दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन पुअरर एडल्ट हेल्थ. अगर आप देखें हमारे कौम के लोग थके हुए एनीमिक बच्चे अगर आप देखें तो दे आर मैल नरिश्ड किड्स. और वहाँ स्टार्ट कहाँ से होता है कि प्रेगनेंसी में उनकी डाइट हम प्रॉपर्ली तवज्जो नहीं देते. और अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज जो प्रेगनेंसी में दे आर इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ और लाइव बर्थ भी है तो न्यूरोकोग्निटिव डेवलपमेंट ही उनकी खराब है. हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज अ प्रेगनेंसी फॉर एनी पेशेंट, न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी की इम्पोर्टेंस. अब हमारी कुछ है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. बाकी जो है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी, जैसे B12 वाइटामिन हैं, बी वाइटामिन हैं, फॉलिक एसिड है, वाइटामिन डी है, आयोडीन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिंक है, वाइटामिन ए है, जो कि ओवरऑल डाइट क्वालिटी अगर इन चीज़ों के साथ भी पूरी नहीं की जाएगी तो दे आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर्स फॉर सब ऑप्टिमल ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट. सो आज हम बात करेंगे ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ स्टंटिंग ट्रेंड्स कितने हैं. अगर आप देखें तो हाइट्स छोटी हो गई हैं लोगों की. दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू जीन्स, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. हमारे स्टंटिंग पहले 55% थी, फिर 42% और अब आप देखिए 38% पे पिछले 7 साल से हम स्टंटेड खड़े हुए हैं. और दैट इज फॉर द लेस देन 5 years ऑफ एज बच्चों के. एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू maternal nutrition in pregnancy.
अब आप न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली डेवलपमेंट को री एम्फसाइज करने वाली बात यह है कि जेनेटिक फैक्टर्स जरूर हैं आपके उसमें, लेकिन कुछ आप फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो इन चीज़ों को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को दे रहा है. तो मैटरनल हेल्थ रिलेटेड डायरेक्टली टू बर्थ आउटकम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑफस्प्रिंग हेल्थ. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि हम आपको देखिए, हम खाना अच्छा खाते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होती है, हम अच्छा काम कर सकते हैं. जो भी हम खाना, जो लोग नहीं अच्छा खाते या रमजान में अगर आप सोचें आप 8 पहरा रोजा रख लेंगे तो आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या रह जाएगी. और 5 दिनों बाद जिस तरह से ग्लूकोज 10 आवर्स बाद आपका जो आपका ग्लाइकोजन है वो सारे स्टोर खत्म हो जाता है, फिर आपकी ब्रेन को ग्लूकोज के लिए, जो कि मेन ऑर्गन है, लैटरल सोर्सेज से आपको ग्लूकोज लेना पड़ता है. सो विशियस सर्कल जो अल्लाह ताला की जात ने बनाया, दैट इज ऑल रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. सो अ बैलेंस्ड नरिशिंग डाइट इज गोइंग टू हेल्प द सपोर्ट द फीटल ग्रोथ. उसके अलावा प्रोवाइड मदर विद द न्यूट्रिएंट्स, और ऑब्वियसली अगर वो एक्सेस एनर्जी इनटेक के है तो उसके भी हेल्प आउट करेगी. सो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट्स ग्लूकोज से. बेसिकली जाइगोट बनता है, ग्लूकोज का ट्रांसफर सही होगा तो मल्टीप्लिकेशन ठीक होगी और अल्टीमेटली फीटल ग्रोथ ठीक होगी. तो माँ के ब्लड से ग्लूकोज इज द मेन एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द फीटस विच इज एसेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट. प्रेगनेंसी के न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन दोनों पे बात होगी. और फ्लूइड इनटेक ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है. न्यूट्रिएंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन चाहिए एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फीटस को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर डेफिशिएंसी हो तो मैटरनल इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो भी हो जाता है. लिपिड्स चाहिए ऑब्वियसली उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए, नॉट ओनली फॉर मेंटल growth of the fetus but मदर की इम्पोर्टेंट सारी फैट कंटेंट ब्रेस्ट में, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. दे आर नीडेड. कार्बोहाइड्रेट्स मेन स्टे, और ये बेबी को फीटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. जो एनर्जी रिक्वायरमेंट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत बढ़ जाती है. ऑलमोस्ट 350 to 450 कैलोरीज पर डे शुड बी एडेड, और इट इज रिकमेंडेड दैट प्रोटीन शुड बी 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है 175 ग्राम्स पर डे आपको चाहिए. ठीक है. फैट की परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है. हम ये कहते हैं कि ओवरवेट ना हो जाए तो सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट करें, और ओमेगा 3 जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, DHA इज क्रिटिकल फॉर न्यूरोलॉजिकल एंड आई डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एज वेल. सो फैट का कंटेंट इज लिमिटेड एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, क्योंकि ग्लूकोज को डायरेक्ट बच्चे को जाना होता है, इसलिए मेजर पोर्शन ब्रेड, सीरियल, पास्ता का ही रहना चाहिए. फ्रूट और वेजिटेबल, उसके बाद मीट, पोल्ट्री, उसके बाद, और अल्टीमेटली फैट शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी बेबी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे. जो सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को चाहिए और माँ को चाहिए अपने सारे सिस्टम सस्टेन करने के लिए, दैट स्टार्ट्स विद फोलेट, विटामिन B12, विटामिन सारी C, A and D, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, आयोडीन. तो ये हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ऑप्टिमल प्रेगनेंसी आउटकम के लिए चाहिए. एनीमिया आपके सामने, हमारी 45% जनरेशन जो है ना, हमारी प्रेगनेंसी सर्विसेज के वार्ड में 45% गर्ल्स आर एनीमिक. कुछ वजह उनकी पॉवर्टी है, जेंडर बायस भी है, लड़कियों को खाने को कम दिया जाता है, लेकिन कुछ वजह फूड फैट्स भी हैं. अगर प्राइवेट पेशेंट्स आप देखें तो उनको खाने को दिल नहीं चाहता, जी हमें ये होता है, नौजिया रहता है. और कुछ डाइट कॉन्शियस भी लोग हैं, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जो कि एज अ डॉक्टर आपको उनको बताना चाहिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन प्रेगनेंसी. और मैं आपको ये बता दूं कि इट्स नॉट ओनली रिलेटेड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, तो अब लैंसेट की स्टडी आ गई है कि पेशेंट्स आर एनीमिक हैं, और जो एनीमिक पेशेंट्स हैं उनके बच्चों का IQ भी कम है. लेटर ऑन दे हैव स्टडीड अप टिल 9 ग्राम्स के उनके बच्चों का IQ कम था, जिनके 9 ग्राम्स HP थे, एज कम्पेयर टू द वंस हु हैड 11 ग्राम्स हीमोग्लोबिन. सो दैट इम्पॉर्टेंट इज एनीमिया. सिमिलरली कैल्शियम बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोन्स की स्ट्रेंथ के अलावा इट्स लिंक टू हाइपरटेंशन डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लेम्सिया में इसका रोल है. विटामिन D डेफिशिएंसी तो मुझे लगता है रैम्पेंट हो गई है हमारे यहाँ,
एंड इट इज़ लिंक टू प्री टर्म बर्थ एंड इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टेलिटी। इसकी बहुत सारी स्टडीज आ रही है, और अगर आप अपने सब पेशेंट्स की कराते हो तो आपको आइडिया होगा कि विटामिन डी डेफिशिएंट है हम एज अ कॉम। रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप देखिए 50% इंक्रीज हो जाता है ऑलमोस्ट आपके, और इसमें 8% इंक्रीज चाहिए विटामिन B12, C, A, आयरन, जिंक। इन सब लोगों के लिए रिकमेंडेड डोजेस प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट है, ठीक है। सो इट इज यू टू रियलाइज, सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। और दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द एज एज वेल। प्रेगनेंसी की एज में 14 to 18 ईयर्स के साथ जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी उतनी रिक्वायरमेंट वाइटामिन की बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, आप कुछ बात करेंगे कि विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन पे सिस्टमैटिक रिव्यूज भी पब्लिश हुए हैं। मेटा एनालिसिस एंड इट्स अ बिग सिस्टमैटिक रिव्यू कंप्राइजिंग ऑफ large group of patients. It was published in 2020 February, and it says कि 2 billion people are deficient in key vitamins and minerals. देखिए, आयरन तो खाने की टैबलेट्स मिलती भी हैं, फिर भी लोग नहीं खाते। मिथ्स हैं जी, डायरिया लग जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी के बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो इतनी मतलब चीज़ों पे स्केप्टिकल्स हैं। वैक्सीन आई, दुनिया ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने नहीं लगवाई कि जी हम वो ज़ाया होनी शुरू हो गई, पहले किसी ने लगवाई नहीं, अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं, दोबारा पोर्टल खोलना पड़ा। पहले सारों ने क्यों नहीं लगवाई जबकि सफिशिएंट? तो हमारे यहाँ हर एक ही ना स्केप्टिकल हम बड़े होते हैं कि पता नहीं ये आयरन खाने से, ये विटामिन जिंक खाना चाहिए कि नहीं। का भी लैक होता है और हमारे यहाँ इंटरेस्ट इन नहीं होता। सो यू शुड, अब तो गूगल हाथ में, आप हर कुछ खुद स्टडी कर सकते हैं कि कैसा बॉस का काम है बोलना कैसा है ऐसा बस। Micronutrient deficiency are defined as inadequate amount, और ज़ाहिर है they are needed for the poor proper development. बारी बारी इनकी थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेंगे। Zinc, 80% of the women have inadequate zinc intake, ठीक है। हम लोग zinc generally नहीं लेते, और it might compromise fetal and maternal development. So it is very important कि आपने जो चीज़ें हैं इनका ध्यान करना है कि व्हाट इज़ द थिंग कि आप क्या दे सकते हैं। जितने भी मीट है ना, प्रोटीन फूड होते हैं, उनमें जनरली जिंक होता है। जैसे कि मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, पीज, लेंटिल्स। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि इन सब में रेड मीट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ जिंक। तो आप बताइए कि हम में से जितने भी लोग हैं पुअर पेशेंट, कितनी दफ़ा वो रेड मीट खा सकते हैं? जिंक डेफिशिएंसी इज डेफिनेटली एसोसिएटेड इन दोज पेशेंट्स, क्योंकि ये रेड मीट, लेंटिल्स, मैंने आपको बताया ना, पोल्ट्री, एग्स, ये लोग खाते ही नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपकी पेशेंट्स ये नहीं खा रही तो उनमें इन एडिशन टू आयरन जिंक की डेफिशिएंसी होगी। Zinc deficiency is essential for normal immune function as well. It's not only कि आपको deficiency से बच्चे का problem होगी, लेकिन इसके लिए आपको immune deficiency भी हो जाएगा। जितने भी ये broccoli, spinach, ये are also sources of zinc. तो अगर वेजिटेबल कोई खाता है तो कम से कम उसको जरूर encourage करें कि वो ले, और अगर वो नहीं खाता तो ये टैबलेट की सूरत में मौजूद है, आप उसको वो ऑफर कर सकते हैं। लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी आर लिंक टू जिंक डेफिशिएंसी। और आप देखिए कि इसकी नीड प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाती है। जिंक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके कोएंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पे यूज होता है। ये जितने भी एंजाइम्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा पूरा बॉडी एंजाइम्स पे चल रही है, उन एंजाइम्स के जिंक जो है ना इज एन इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर फॉर दोज एंजाइम। तो इसलिए आपने उसके बगैर वो एंजाइम की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। तो इफ द डेफिशिएंसी इज देयर तो वो मल्टीपल सेल्यूलर लेवल पे भी एक्ट करती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रजिस्टर। सो इसलिए ये सारी लेबर के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, फीटल मैल फॉर्मेशन भी हो सकती है। अभी तक हमें इतनी रिसर्च तो है ही नहीं कि हम सेल्यूलर लेवल पे देखें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। So zinc supplementation is pregnancy recommended है। लोटस 2 systematic reviews ने रिपोर्ट किया है मेटा एनालिसिस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का, जिसमें दिए गए और नहीं दिए गए। तो उन्होंने देखा कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, ऑलमोस्ट 14% की रिडक्शन हुई है प्रीटर्म बर्थ में। सिमिलरली जिंक सप्लीमेंटेशन
ऑन अ प्रीमेच्योर बर्थ, रिडक्शन इन द मैटरनल इन्फेक्शंस भी देखी गई है। तो यूनिसेफ इज प्रमोटिंग एंटीनेटल मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट विच इन एडिशन टू आयरन एंड फॉलिक एसिड, उन्होंने जिंक को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिक्लेयर किया है फॉर प्रेगनेंसी। अब आ गई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायामीन का हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि थायामीन की जो मेन थायामीन का कोफैक्टर है पायरूवेट। अगर किसी को अपनी बायोकेमिस्ट्री याद हो तो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है जिसका में पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसका मेन कंपोनेंट थायामीन है। अगर वो थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के लिए ग्लूकोज मस्ट है। और पायरूविक जो एस्कॉर्बिक है आपका, जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, वो मेन सोर्स है उस एनर्जी और एटीपी एंजाइम का। तो थायामीन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है। मैंने आपको आपकी बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ी सी रिवाइज करा दी है, मैं बायोकेमिस्ट्री पिछले दिनों पढ़ती रही हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि कहाँ पे थायामीन का रोल है। तो थायामीन जब, इसीलिए ब्रेन चूंकि ग्लूकोज को सबसे मैक्सिमम, ब्रेन के पास कोई ग्लाइकोजन नहीं है कि वो ग्लूकोज उसी के अंदर, उसको ग्लूकोज हर वक्त चाहिए, किसी का स्टॉप नहीं लग सकता उसके सेल को, तो वहां से थायामीन की डेफिशिएंसी पार्ट प्ले करती है। सिमिलरली राइबोफ्लेविन, ये जितनी भी विटामिन हैं, ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का मेन पार्ट भी है। उनमें चारों बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन यूज हो रहे होते हैं, राइबोफ्लेविन, नायसिन, थायामीन। तो अगर तो इट हैज बीन सीन के एबनॉर्मल लिम्फ डेवलपमेंट इज देयर अगर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हो जाए। सिमिलरली नायसिन, निकोटिनिक एसिड, तो आप देखिए कि हर चीज में इम्पॉर्टेंट है, और ब्रेन डेवलपमेंट में, एनकेफ्लोपैथी में और हाइड्रोकेफलस पेशेंट्स के साथ इट इज लिंक्ड टू नायसिन डेफिशिएंसी। और वैसे भी ये डीएनए के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का भी पार्ट है। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद पेरीनेटल एबनॉर्मल डेवलपमेंट। सो विटामिन इनटेक का जो इम्पोर्टेंट है, स्टडीज जो मल्टीपल कंडक्ट हुई हैं, केस कंट्रोल स्टडी कंडक्ट की गई थी, 500 पेशेंट्स, अ वेरी बिग पेशेंट, और हाई कंजप्शन with moderate intake was associated with low risk of SGA babies. तो हमारे यहाँ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज, लो बर्थ बेबीज इज अ वेरी वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो हैं इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी और B12 से अगर हम बेबी की इनकी सप्लीमेंटेशन से वी कैन सेव द रिस्क ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो मेरा ख्याल है नथिंग लाइक इट। फोलेट डेफिशिएंसी हम सबको पता है न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए है, और अब मेरा ख्याल है एवरीबडी गिव्स फोलेट टू पेरी कंसेप्शन पीपल, पेरी कंसेप्शन दी जाती है। और फोलेट डेफिशिएंसी आर वेल नोन टू सेवेरली इम्पेयर फीटल डेवलपमेंट लीडिंग टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और मेंटल रिटार्डेशन, जो एनेनकेफली और स्पाइना बाइफिडा के हैं पेशेंट्स। अभी तो खैर हर एक के लिए रिकमेंडेड है फॉर ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट्स, लेकिन स्पेशली जिनमें कोई ऐसा वाक़या हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैक्रोसिटिक एनीमिया। बाज़ दफ़ा आपको पता ही नहीं चलता, हमारी जनरल पॉपुलेशन में भी हमें पता ही नहीं चलता, हम देखते रहते हैं कि सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ देयर, बट एक्चुअली इट इज़ मैक्रोसिटिक एनीमिया। सो रेड सेल इंडिसेस देखने से फ़ायदा होता है। सो दिस इज़ द स्पाइना बाइफिडा पिक्चर, और एनेनकेफली आप लोगों ने वेरी फेमिलियर। So folate is important. So in addition to जो कैनेडियन रिकमेंडेशन बता दें आपको, तो उसमें फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पेशेंट्स जो कि प्लान नहीं कर रहे, जिनको नॉर्मल रिस्क प्लान है, और वो दे आर जनरली एडवाइज टू स्टार्ट 2 to 3 months बिफोर कंसेप्शन। और थ्रू आउट और पोस्ट पार्टम और ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैलोरीज का। आपको ये बता दूं कि द कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर breastfeeding is more than the caloric requirement of pregnancy. Caloric requirement pregnancy में 1500 है, तो उसको 2000 calories required होती हैं. Breast milk is that much important. Patients with health risk या जिनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री हो, उसमें भी फॉलेट हम देते ही हैं, वो तो आपको अंदाज़ा है ही कि हमने देना है। और सो यू मस्ट बी नोइंग कि फॉलेट डेफिशिएंसी इज लिंक्ड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये वही बात दोबारा हम कर रहे हैं, इसमें रैंडमली असाइंड स्टडीज़ आपको प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल के मुतालिक बता रहे हैं, जिसमें
were assigned to daily oral supplementation of vitamin B12 versus placebo. और दी स्टडीज बेसिकली हम रिसर्च करते नहीं हैं. आपके पास पेशेंट नंबर इतना ज़्यादा है जीपीज के पास, हमारी डॉक्टर्स के पास, बल्कि मैं आपको इनवाइट करूँगी कि हमारा जर्नल है उसकी मैं एडिटर इन चीफ हूँ स्कलापियो की, और वी पब्लिश यू कैन ऑलवेज प्लान स्टडीज़. बल्कि मैं मार्टिन डॉ को भी कहूँगी कि वो प्लान करें स्टडीज़ पेशेंट की, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हम प्लान करें, उनको हम दे सप्लीमेंटेशन और फिर उनको फॉलो करें और देखें कि कंपैरिजन ग्रुप में कैसा रहा, कि उन लोगों में वाकई बच्चा IUGR नहीं हुआ, और स्पेशली जिनकी रिस्क है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का. हमारे पास तो आए दिन पेशेंट्स आए रहते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी कि हम जब तक खुद अपना डाटा पब्लिश नहीं करेंगे, फिर ज़ाहिर है वेस्ट के डाटा पे रिलाई करते रहते हैं. डिस्पाइट द फैक्ट कि सफिशिएंट नंबर है हमारे पास, रिसोर्सेज कम होते हैं, डाटा एंट्री के लिए ट्रेन नहीं होते हम लोग, बाज़ बार लोग नहीं होते. तो आई थिंक कि जिस तरह मार्टिन डॉ की कंपनी है, मतलब यू शुड सपोर्ट रिसर्च अलॉट. तो ये रिसर्च से अपने ही मटीरियल इतना हो जाता है कि आपको किसी को बताने, किसी पे करने की ज़रूरत ही नहीं होती. एनी केस, तो जो विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन है दैट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में भी हेल्प की इन्होंने जो स्टडी है इसकी, और उसके अलावा उसको आप अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड अर्ली लैक्टेशन में करें तो विटामिन B स्टेटस ऑफ 12 स्टेटस ऑफ मदर और इन्फेंट बोथ गेट्स बेटर. So the conclusion was that the vitamin B12 supplementation South Indian patients में उनमें increased quantity of breast milk भी हुई, और they had higher breast milk supplementation with vitamin B12. So the last slide, please again I want to re-emphasize that macronutrients वाकई बहुत important है. रोटी अनाज सभी लोग खाते ही हैं, जाहिर है अंडा गोश्त नहीं भी खाया जाता, वेजिटेबल खाया जाता है, प्रोटीन के कंपोनेंट और फ्रूट वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रूट तो अब लोगों की पहुंच में नहीं रहा गरीब औरत की, वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है. लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नहीं भूलना आपने. दे आर क्रिटिकल फॉर ऑप्टिमल प्रेगनेंसी आउटकम, बट आयरन, जिंक, फोलेट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, all these are related to the good efficiency of enzymatic functions of the body, because enzymes की co-factors होते हैं and they are needed for the proper fetal development and proper fetal growth. So I hope कि we are able to make a difference by improving the nutrition of the pregnant women. क्योंकि ये जो आज आप हेल्दी मदर को ब्रिंग अप कर रहे हैं ना, दिस इज अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द फैमिली, इम्प्रूविंग द फैमिली हेल्थ ऑफ द वुमन. और इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कॉन्ट्रासेप्शन, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये स्पेसिंग के साथ ही मदर को माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं. मेरे घर में हर साल खाने के लिए बच्चा आ जाए तो मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊंगी, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, थोड़ी सी इकोनॉमी को बेहतर कर ही पाएंगे. सो इस सारे सर्कल के अंदर न्यूट्रिशन के साथ साथ कॉन्ट्रासेप्शन हमारी एक नेशनल ड्यूटी है. स्पेसिंग द प्रेगनेंसी फॉर 3 years सो दैट वी हैव अ हेल्दी नेशन, वी हैव अ गुड प्रोडक्टिविटी. हमारी नेशन हेल्दी भी होगी, प्रोडक्टिव ज़्यादा होगी, इंटेलिजेंट होगी, कोई चांद पे जाने की भी बातें करेगा, कोई थोड़े बच्चे होंगे तो उनको माँ तरबियत भी अच्छा करेगी. सो इट इज़ अल्टीमेटली लिंक्ड टू एवरीथिंग. हेल्दी मदर इज़ द की. इट इज़ लिंक्ड टू अ लॉन्ग टर्म हेल्दी नेशन एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव्ड इकोनॉमी, जिसमें हम हर वक्त रोते रहते हैं नौकरियाँ नहीं मिल रही, मुल्क का बुरा हाल है, पेशेंस खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े. तो आई होप कि वी आर एबल टू गेट देयर वन डे. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Taiba, Professor Taiba Waseem. Very nice presentation. टॉपिक तो हमारा मल्टीविटामिन्स और प्रेगनेंसी था, लेकिन आपने कंसेप्शन से पहले और डिलीवरी के बाद की भी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया. वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. कि अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्टर्स हैं. एक तो एसोसिएट प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी के MF खान, फरीद खान साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है इस वेबिनार में. और इस तरह जो फैमिली फिजिशियन के एक हेड हैं डॉक्टर अल्ताफ चीमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है. सो फरीद खान साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपने व्यूज रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन, दिस वेबिनार
जो प्रोफेसर तैयबा वसीम ने अभी डिलीवर की उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, प्लीज। Assalamu alaikum, Babur. First of all, thank you very much. I just got with the presentation at the right nick of the time. Actually, I'm on motorway traveling back to Lahore. Allah salamat rakhe aapko. It was an excellent presentation by the professor herself. No doubt about it कि professor जब भी बोलता है आप समझ लेंगे कि जो 10 साल में आप किताबों से सीख रहे हैं वो आपने आधे घंटे में सीख लिया है. तो hats off to the presentation as far as the things are concerned. जो आखिर में एक slides I got up with regarding the multivitamins and the role of polyvion C and naturally the pregnancy and the contraception and all the चांद पे जाने वाली बातें 100% all okay. चांद पे तो वैसे यहाँ लोग टिकटॉक पे चले ही जाते हैं, मगर वाकई इन ओरिजिनलिटी एंड इन टोटलिटी अभी तक कोई नहीं गया. तो इट वाज ब्यूटीफुली सेड बाय द प्रोफेसर. बाकी रही बात माइक्रो मैक्रो एंड फ्लूइड्स, ये वो चीजें हैं जो बाहर बहुत अंग्रेज इन चीजों पे एम्फसाइज करता है रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल सिस्टम, nutrition, what is healthy diet, what is diet, and how much your body can consume a dietary factor, especially when you're getting in a family way. So excellently done. And zinc के ऊपर कल भी I had a word on it कि it's a very cardinal factor as far as zinc is concerned, and folate deficiency पता है neurologically बहुत ज़्यादा इसके disastrous effects आते हैं अगर folate की deficiency हो in pregnant women. Apart from that, nothing to add. Lots of prayers to everyone over here, and thank you, Bob. Thank you very much. So thank you फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का. अल्ताफ साहब, आप चूंकि फैमिली फिजिशियन के हेड भी हैं एक फोरम के, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक? और डॉक्टर तैयबा की जो प्रेजेंटेशन थी, आपके पास ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो आते हैं इस दौरान मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ, तो आप डॉक्टर अल्ताफ साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं. चले, इन द मीन टाइम शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर तैयबा वसीम आपका और पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने टाइम स्पेयर किया इस वेबिनार के लिए. डॉक्टर तैयबा, आप से फ्यूचर में भी इसी तरह रेलिवेंट टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह एंगेजमेंट रिगार्डिंग योर जूनियर कोलीग्स हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, कैन प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ preeclampsia and how it can be prevented? Thank you very much. It's a very relevant question. Although preeclampsia is a disease of first pregnancy, but existing hypertensive, if the patient is, there is every chance that it can be exacerbated and it can result into preeclampsia. So उसमें ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो एक लोप्रिन रिकमेंडेड है, दैट इज रिकमेंडेड इन अ पेशेंट हु हैज अ प्रीवियस IUGR or who has a previous preeclampsia or who has essential hypertension and is getting pregnant. उसमें एक प्रिवेंशन का फैक्टर कि वो प्रीक्लेम्सिया डेवलप ना करे, दैट इज, या बच्चे का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन डेवलप ना करे, दैट इज लोप्रिन, एडिशन ऑफ लोप्रिन. दूसरा एक्सेसिव वेट गेन इम्पॉर्टेंट है कि वो नहीं आपने करना. और तीसरी चीज इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम और जिंक का रोल है उसमें. इस पे बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं कि अगर आप उनको प्रोफाइलेक्टिक सप्लीमेंट दें तो दे जनरली प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ प्रीक्लेम्सिया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा. डॉक्टर तैयबा, आजकल जो सिचुएशन है कोविड की, इससे रिलेटेड कोई बात करना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने हमारे कलीग्स को? देना चाहूंगी कि मतलब हम सब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर द कंट्री. आज हमारी एकेडमिक काउंसिल मीटिंग थी और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऑल द वार्ड्स, जिस वक्त हमने मतलब 30 बेड की कैपेसिटी से शुरू किया था, अभी सर 450 बेड्स हो चुके हैं और सारे ही तकरीबन ऑलमोस्ट फुल हैं. और जिसके भी डियर एंड डियर वंस बहुत होते हैं, आप सोचिए इस मुश्किल में पड़ते हैं. ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज़ इट. मतलब हमारे पेशेंट्स मेरे जितने प्राइवेट आते हैं, जितने पब्लिक आते हैं, हर एक की फैमिलीज में हो चुका है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप ना कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इंगेज करने की. मतलब ये बड़ा मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है और जो भी बीमार है उसकी इयादत हमारे मतलब ज़ाहिर दीन का भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्रैक्टिस भी किया है. तो उनको ज़रूर फ़ोन पे उनका हाल चाल पूछते रहें. कुछ बहुत सारे लोग हमारे घरों पे भी मैनेज कर रहे हैं. राइट एडवाइस एट द राइट टाइम कैन हेल्प.
और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल है हम सब जितने भी लोग हैं अवॉइड करते हैं रश बाज़ारों को, लेकिन कुछ ज़ाहिर है आम पब्लिक है कि जो नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको ये हर वक्त मास्क का मैसेज और एक दूसरे से कम मिलने का मैसेज रखना चाहिए। अभी ईद पे छुट्टियां भी हो रही हैं, दिल बहुत चाह रहा है बहुत सारे फैमिली वालों को मिलने को। कितने सालों से, 1 साल बाद ही तो हम आपस में मिलते होते हैं, लेकिन वो जितना भी दिल चाहे भी फिर भी अवॉइड कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम भी ईद पे ही फैला था और फिर डेथ्स होनी शुरू हुई थी। तो यू सी इट वाज अ कियोस फॉर एवरीबडी। और गवर्नमेंट कितना कर सकती है, जाहिर है हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो आई थिंक दैट इज़ द मेन मैसेज जो मैं आप सबको ज़रूर देना चाहूँगी कि एक तो लव्ड वंस और जो भी हेल्प मांगे उसकी ज़रूर हेल्प करें जिस भी लेवल तक हो सकती है। मतलब मुझे याद है लास्ट टाइम मुझे कोविड हुआ था, तो मैं सबने मुझे कहा कि कोविड कैसे गुजरा, तो मैंने कहा 6 दिन तो पता नहीं चले, इतने लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कभी किसी का बेड अरेंज कर रहे थे, कभी किसी के लिए पूछ रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्पिटल से। मैंने कहा सारा दिन तो उसी में गुजर गया, तो अपने कोविड का तो पता ही नहीं चला। सो आई थिंक वी ऑल आर डूइंग दिस। ये मैं तो अपनी मिसाल आपको दी रही हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि वी आर ऑल डूइंग दैट। तो आई थिंक वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि उस टाइम किसी को आपकी हेल्प की और अच्छी दुआ की और अच्छी बात की बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तैयबा। अच्छा प्रोफेसर तैयबा, मैं आपको पूछना चाहूंगा अपने नॉलेज के लिए कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कोई ऐसा केस आया कि कोविड भी था उसको, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं कुदरत की तरफ से, या वैसे ही है जो आम लोगों की तो अब ऑलमोस्ट मतलब इस वक्त मेरे कई पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। कोविड की अभी तक ना बच्चे पे कोई इफेक्ट आया है और ना माँ पे। हाई ग्रेड फीवर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्री टर्म बर्थ। जब भी किसी को हाई ग्रेड फीवर होगा तो हम कहते हैं कि उसमें प्री टर्म बर्थ होने का चांस होता है, तो दैट इज सेम इज ट्रू फॉर कोविड। लेकिन अदरवाइज कोविड में फिलहाल मदर ना कोई मेलफॉर्मेशंस में इजाफा हुआ है, ना मदर की कोई मॉर्बिडिटी में इजाफा हुआ है। कोविड इटसेल्फ अगर प्रोग्रेसिव है और डेंजरस है तो जाहिर है मैटरनल हेल्थ के लिए उसी तरह डेंजरस है। सो अभी तक जितनी स्टडीज भी पब्लिश हुई हैं और रिव्यूज भी पब्लिश हुए हैं उसमें तो अभी तक इंक्रीज मोर्टेलिटी रिपोर्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा।